वो टीवी में कलाकार हैं, सदन में कलाकारी नहीं चलती है। अब जमींदार लोग अंग्रेजों के दलाल थे या कि नहीं थे, इसका फैसला वो करने वाले नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अमरजीत कुशवाहा को जस्टिफाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी एक ऐसा शब्द बोल दिए कि सेना फंस गई। उन्होंने कैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नॉन मैट्रिक है? राहुल गांधी को तो परेशान करने के लिए, उनको गलत साबित करने के लिए आरएसएस और भाजपा की एक टीम बनी हुई है नागपुर के अंदर। स्मृति ईरानी ने क्या कहा? राहुल जी के पूरे खानदान पर उन्होंने अटैक कर दिया। सिलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं कमलेश जी के ऑफिस में और कमलेश जी के बारे में बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं। आज राहुल गांधी के ऊपर बात करने के लिए हम यहां आए हुए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से राहत दी है, लेकिन जैसे ही वो सदन में पहुंचे एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गए हैं। सबसे पहले कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका सिलेक्ट 24 न्यूज में। सिलेक्ट 24 को भी बहुत बहुत धन्यवाद और उसके संपादक आप सादिक भाई, आपको भी धन्यवाद, आपकी पूरे टीम को धन्यवाद। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, लेकिन एक बार फिर से वो विवादों के घेरे में आ गए हैं। क्या ये भाजपा की साजिश है कि राहुल गांधी को कैसे भी डार्क सर्किल में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से जो ऑर्डर हुआ है उनके खिलाफ क्रिमिनल डिफामेशन में, जिसमें मैक्सिमम सजा दी गई है और सजा देने का कारण एक्सप्लेन नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। मतलब ये है कि लोअर कोर्ट जो गुजरात का था या हाई कोर्ट जो गुजरात का है, उस पर हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं से प्रभावित आदेश था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया और फिर उनकी सदस्यता बहाल हो गई और उनका मकान मिल गया और सत्य पर सत्य की जीत हुई। एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गए हैं? क्या लगता है फिर से राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की जा रही है? देखिए, विवाद तो फैब्रिकेटेड है, कॉन्कॉक्टेड है। भाजपा के लोग कुछ भी बोलते हैं सदन के अंदर, तो वो सारी बातों को नहीं रखा जाता है। बदले में विपक्ष के लोग या राहुल गांधी खास करके अगर कोई भी शब्द बोल देते हैं, वो अपशब्द ना भी हो तो उसकी व्याख्या अपशब्दों में की जाती है। कल उन्होंने राम से मिसाल दे दिया, फ्लाइंग किस की बात आने लगी, स्मृति ईरानी काफी मुखर होकर के उसका विरोध कर रही है। वो कभी नहीं रावण से किसी की तुलना की। उन्होंने ये कहा कि रावण सिर्फ दो आदमी की बात मानता था, कुंभकर्ण और मेघनाथ। उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी भी सिर्फ दो आदमी की बात मानते हैं, अमित शाह और गौतम अडानी। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये सत्य है। अब इसका जिस तरह से इंटरप्रिटेशन किया जाए, और आपका जो दूसरा सवाल है फ्लाइंग किस वाला, तो राहुल जी तो पूरे देश में मोहब्बत का पैगाम लेकर घूम रहे हैं। फ्लाइंग किस हमारे हिसाब से तो वो फ्लाइंग किस नहीं था, लेकिन अगर फ्लाइंग किस था भी तो वो भी मोहब्बत के जो ढंग है उसका एक हिस्सा है। स्मृति ईरानी को फिर क्यों इतना बुरा लग गया? कई महिला सांसदों ने इस पे आपत्ति स्मृति ईरानी नौटंकी कर रही हैं, वो एक्ट्रेस हैं, वो टीवी में कलाकार हैं, सदन में कलाकारी नहीं चलती है। वो मोदी जी के नजदीक आने के लिए या हर सांसद मोदी जी के लिए नजदीक आने के लिए राहुल जी के बारे में स्मृति ईरानी ने क्या कहा? राहुल जी के पूरे खानदान पर उन्होंने अटैक कर दिया। इस बात को आप अब शब्द में लेंगे, सही शब्द में लेंगे कि अब शब्द में लेंगे? कहा कि इनके खानदान का यही कल्चर है। जिस परिवार में नेहरू जी जैसे लोग हों, इंदिरा जी जैसे लोग हों, राजीव गांधी जैसे लोग हैं, उन पर स्मृति ईरानी को बोलने का कोई हक है, ताकत है, औकात है, लेकिन बोल गई। यही मोदी जी सुरपम खां बोले थे कांग्रेस के महिला पार्लियामेंटेरियन को, वो हंस दी थी तो बोले कि सुरपम खां जैसे रावण की बहन थी सुरपम खां। एक महिला का उन्होंने एग्जाम्पल दिया सुरपम खां से, मोदी जी ही बोले थे। कई जगह मोदी जी ऐसा बात बोलते हैं, धार्मिक उन्माद बढ़ाने वाला बात बोलते हैं। आपने कहा जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगे, यहाँ तक कि उनके खानदान के ऊपर भी आरोप लगा दिए गए कि उनके कल्चर को दर्शाता है। आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस को इसका विरोध करना चाहिए, या कांग्रेस के लोग अभी तक कोई शीर्ष नेता इस पे मुखर होकर नहीं बोल पाया? नहीं, विरोध होगा, विरोध जमकर होगा। वेट एंड वॉच किया जा रहा है कि और ये लोग कहां तक जा रहा है, क्योंकि जो इंडिया अलायंस का जो हुआ है गठन, उससे ये लोग बहुत मर्माहत है। ये लोग अंदर से भयक्रांत है कि कहीं 1:1 का अगर रेशियो हो गया कि एक आदमी से एक ही आदमी लड़ेगा,
तो जो इंडिया अलायंस का अभी गणित है, वो 25 करोड़ वोट उसको मिला था, अगर इंडिया अलायंस जो वर्तमान में है। इन लोगों को वोट मिला था 22 करोड़। अगर वो इंडिया अलायंस अभी एस्टैब्लिश हो जाता है तो इन लोग को अपनी हार नजर आ रही है उसमें। इसलिए ये लोग अपना, राहुल गांधी को तो परेशान करने के लिए, उनको गलत साबित करने के लिए आरएसएस और भाजपा की एक टीम बनी हुई है नागपुर के अंदर। अरबों का खर्च होता है, इसलिए कि जो व्यक्ति ऑक्सफोर्ड से एमफिल किया है वो व्यक्ति अज्ञानी है, और जो व्यक्ति नॉन मैट्रिक है उसको ये लोग ज्ञानी कहते हैं। कैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नॉन मैट्रिक है? हम प्रधानमंत्री को नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सिंपल ग्रेजुएट हैं या नॉन मैट्रिक हैं। एक बार हमने सुना है अपनी कानों से और देखा भी है कि राजीव शुक्ला इंटरव्यू ले रहे थे नरेंद्र मोदी जी का, तो उन्होंने उस इंटरव्यू में स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्होंने पूछा कि क्लास 7-8 तक कहाँ तक पढ़े हैं, तो बोले वही 7-8 तक पढ़े हैं। राजीव शुक्ला के इंटरव्यू में उनका डायरेक्ट टेलीकास्ट है और उनका ओन वर्सन है, और वो वर्सन बहुत पहले की नहीं है। उस समय वो नेता हो चुके थे और गुजरात में स्थापित नेता हो चुके थे। उस समय का इंटरव्यू है जब उनका इंटरव्यू राजीव शुक्ला जैसे लोग ले सकते थे, उसमें उन्होंने ऐसा बोला था। क्या लगता है, अब 2024 बिल्कुल करीब आ गया है, केंद्र में एनडीए की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है, कौन भारी पड़ेगा, किस तरह का समीकरण? देखिए, भारी पड़ने का तो सवाल, अब चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, जनता तय करती है। लेकिन जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, यदि यह मुद्दा बनेगा तो एनडीए साफ हो जाएगा। कहीं हमको लगता है कि देश के आम जनता को तो महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से अधिक परेशानी है। लेकिन फिर ये लोग धर्म का कार्ड फेंकना उकना शुरू करेगा, राइट वाइट का कुछ अपना आधार बनाएगा। अब देखते हैं। लेकिन इस बार जनता, हमको नहीं लगता है कि उनके चुंगल में, एनडीए के चुंगल में आने वाली है या उनके किसी भी झूसा में, जुमला में फंसने वाली है। देखिए, मणिपुर की घटना पर राहुल जी बोल रहे थे, करीब 8-9 मिनट बोले। आप देखे होंगे कि 9 मिनट में 6 मिनट ओम बिरला जी को ही टेलीविजन दिखा रहा था। राहुल जी क्या बोले क्या नहीं बोले इसको नहीं दिखाया गया, पहली बात। दूसरी बात कि मणिपुर की घटना इतना विध्वंसक घटना है कि जिसमें हजारों राइफल, सरकारी राइफल, असॉल्ट राइफल, बड़े बड़े गन, मोटर्स, हैंड ग्रेनेड लोगों ने लूट लिया है, और वहां हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं। फिर भी सरकार उसको सॉर्ट आउट नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री जी एक शब्द मणिपुर की घटना पर नहीं बोले। इसी बीच में हरियाणा में राइट हो गए, उस पर भी प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले। आपको याद होगा वो जो पेंगोंग लेक वाला मामला था, बॉर्डर पर, लद्दाख वाले बॉर्डर पर, उस पर भी प्रधानमंत्री जी एक ऐसा शब्द बोल दिए कि सेना फंस गई। उन्होंने बोला कि हमारे जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ। तो चाइना वाले कहने लगे कि जब वहां के प्रधानमंत्री ही कह रहे हैं कि हमारे जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ, तो बाकी लोगों की बातों की क्या बिसात है। और 22 राउंड सेना बात कर रही है लगातार चाइना से कि आप पहले वाले जगह पर जाइए। तो इस तरह की बात प्रधानमंत्री जी बोलते रहते हैं, जगह पर नहीं बोलते हैं, जरूरी बातों पर नहीं बोलते हैं, गैर जरूरी बात पर पूरा बोलते हैं। सीवान में भी राजनीति गर्माती नजर आ रही है 2024 के इलेक्शन को लेकर के। जुबानी जंग अब तेज होने लगी है। अमरजीत कुशवाहा ने कुछ बयान दिया था, उसको लेकर के भी काफी हो हल्ला होने लगा है, जबान काट देने तक की बात आ रही है। क्या देखिए, हम अमरजीत जी के उस बयान को सुने हैं। अमरजीत जी बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, इस तरह की बात जनरली वो बोलते नहीं है। भावना में या उद्वेग में उनसे बात निकल गई तो उन्होंने इसका खंडन भी कर दिया है। अब रहा बात कि जुबान काट लेने की बात या हाथ काट लेने की बात, जो कहता है वो काफी निंदनीय है। ऐसा नहीं है कि हम अमरजीत कुशवाहा को जस्टिफाई कर रहे हैं। उन्होंने भी जो कहा है उन बातों से उनको बचना चाहिए। इसलिए बचना चाहिए, कोई एक विधायक है, और विधायक जिस विधानसभा के विधायक होता है, जो उसको वोट देता है वो भी, और जो वोट नहीं देता है वो भी, सबका नेतृत्व करता है। इसलिए ऐसी बातों से उनको भी बचना चाहिए। बदले में जो लोग कुछ बोल रहे हैं या जो लोग अनपार्लियामेंट्री वर्ड बोल रहे हैं, उनको तो बोलना ही नहीं चाहिए। और बदले में इनके तरफ से भी लोग अनपार्लियामेंट्री वर्ड बोलना शुरू कर दिए हैं। तो ये समाज को एक तोड़ने जैसी बात है। यहाँ कोई अवर्ण सवर्ण नहीं है। 1956 में जमींदारी भेस्ट हो गया गवर्नमेंट में। अब कौन जमींदार है?
आप भी जानते होंगे कि जिसको सवर्ण तथा कथित सवर्ण कहा जाता है, उसके पास भी 1 बीघा से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं होगा। ये एक तरीका है हिंदुस्तान के अंदर, खासकर बिहार के अंदर, कि यहाँ 2 डंडा है, एक धर्म का डंडा और एक जाति का डंडा। वो मंडल को एड्रेस करता है, वो कमंडल को एड्रेस करता है। तो कभी मंडल वाले लोग सवर्ण को टारगेट करके कुछ अपना बात कह लेते हैं जिससे उनका वोट का विस्तार हो, और कमंडल वाले लोग मुस्लिम को टारगेट कर अपना कुछ बात कह लेते हैं जिससे उनका वोट पोलराइज हो। ये सब उसी के वजह से। किस तरह से मानते हैं, क्या ये अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश की जा रही है या फिर वाकई में ये जुबानी जंग जो है वो अब तेज हो चुकी है? देखिए, जुबानी जंग अमरजीत कुशवाहा जी एक जगह एड्रेस कर रहे थे जीरादेई में, शायद कोई जमीन भूदान आंदोलन का है, उस पर सीओ ने कोई गलत आदेश कर दिया। अब हम ऑर्डर शीट तो नहीं देखें गलत है या सही है। इसी बीच में उन्होंने कह दिया कि जमींदार लोग जो हैं अंग्रेजों के दलाल थे और उनका बहुत कुछ उनके साथ कनेक्शन था। अब जमींदार लोग अंग्रेजों के दलाल थे या कि नहीं थे, इसका फैसला वो करने वाले नहीं है। और बदले में जो बातें कही गई हैं वो भी बहुत उचित नहीं है, इससे समाज बिखरता है। इन बातों पर विराम लगनी चाहिए। सीवान की पॉलिटिक्स किस ढर्रे पे जा रही है, क्या लगता है 2024 में किन किन लोगों के आने की संभावना आपको लगती है, क्योंकि काफी लंबे अरसे से आप राजनीति में रहे? मैंने किन किन लोग कैंडिडेट के रूप में? देखिए, सीवान पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो भी काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि अब राजद और जदयू, कांग्रेस वगैरह सब एक हो चुका है। यहाँ जदयू का सिटिंग सीट है और राजद का हमेशा क्लेम यहाँ रहता है, उसका कैंडिडेट यहाँ से लड़ते आ रहा है। हम समझ रहे हैं कि 7-8 बार से। अब किसके खाते में सीट जाएगा ये कहना मुश्किल है। उसी तरह से भाजपा के लिए भी सीट क्लियर नहीं है। उनके भी एलाइज ऐसा चाहते होंगे कि सीवान सीट हमको मिले, भाजपा भी चाहती होगी, इसलिए अभी क्लियर नहीं है कि सीट किसके खाते में जाएगा और किसको मिलेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कमलेश कुमार सिंह, जो बता रहे थे कि अभी जो राजनीति हो रही है, जिस तरीके से सीवान में ओछी राजनीति की जा रही है, जबानी जंग जिसको कह ले, जिस तरह से उसकी शुरुआत हुई है, ये सीवान के हित में नहीं है, लोगों को जोड़ने के हित में नहीं है। इससे समाज का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। राहुल गांधी पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उस परिवार से बिलोंग करते हैं जहां शिष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ है। नेहरू गांधी जो है इस बात के एक प्रतीक हैं, तो यकीनन स्मृति ईरानी को बहुत कुछ सोच करके बोलना चाहिए कि उनके वक्तव्य किस दिशा में और किन के खिलाफ जा रहे हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल Select24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।